फ़खर साहब, आप इसकी अहमियत क्या समझ रहे हैं? क्या बेशक अगर आप इस सवाल का भी जवाब देना चाहें कि एक तरफ हम ये भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमसाया है उससे मामलात अगर बेहतर तरीके से हल हो सकें, दूसरी जानिब फिर हमें इंतहाई कदम भी उठाना पड़ रहा है। किस तरह से नेविगेट करें इसके अंदर से? बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। अलीना, देखें, पहली बात यह है कि पाकिस्तान का इसको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास तमाम सबूत हैं इनके इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। और दूसरा, अमेरिका का इसकी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद, ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रेटिजिकली और डिप्लोमेटिक जो है वो विन विन सिचुएशन है। देखिए, अमेरिका ने ऑलरेडी 2019 में BLA को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था और लास्ट ईयर 2025 में BLA का जो मजीद ब्रिगेड है उसको दहशतगर्दों की फहरिस्त में इन्होंने डाला था। तो ये ऑलरेडी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, दुनिया के दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह मज़र साहब ने भी बात की या आपने भी पूछा कि ये इस तरह की कोई अगर दबाव पड़ता है या BLA के ऊपर कोई जो सेंक्शंस आती हैं और फिर उनकी प्रेजेंस अफ़गानिस्तान के अंदर से साबित होती है तो अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। कमर चीमा साहब ने जो बात की है, देखें, बिल्कुल अभी भी अगर जो तालिबान के जो टॉप के लीडर्स हैं जिनके नाम सेंक्शंस कमेटी यूएन की जो है वो उसमें डाला हुआ है, वो उनको बाहर जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। रीसेंट इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो, अमीर खान मुत्तकी, जो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था और फिर अफ़गानिस्तान का भारत का दौरा करना था, तो यूएन की सेंक्शंस कमेटी से बाकायदा उसकी पहले अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद इनको जो है वो बाहर जो है वो किसी भी दौरे के हवाले से वो जा सकते हैं। तो अब भी मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल सेंक्शंस हैं उसके तहत पाकिस्तान दबाव डलवा के ख़ास तौर के ऊपर ये जो अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्दों की आमाजगाह बना हुआ है, वो इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकता है। अगर दबाव ना होता तो ये अफ़गान तालिबान उसको फिलफोर उसके ऊपर ये कोई रिएक्शन ना आता। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और बतौर जो परमानेंट मेंबर है उसके तौर के ऊपर जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा, जो बेनज़ीर भी बात कर रही थी इंटरनल जो सिक्योरिटी के हवाले से, देखिए इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से आपके इल्म में हमने जो 2-3 दिन पहले भी एक डिस्कस किया, जो टाइम्स ऑफ इसराइल का आर्टिकल है जिसमें बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक अहमियत है उससे दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो उसको समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेटिजिकली बलूचिस्तान है, और उसको ख़ास तौर के ऊपर जो हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं वो इसको बतौर एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के जो है वो पेरिफेरी जो स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, चाहे वो ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल हो या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत हो या अफ़गानिस्तान हो। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर और इंटरनेशनल फ्रंट के साथ साथ जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल हमारा जो फ्रंट है उस पर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो कि आप भी समझते हैं कि ये पाकिस्तान को ये इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ये कि भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। देखें, ये जो 2-4 दिन पहले जो बलूचिस्तान के अंदर इंसिडेंट हुआ उसमें जो ख़ास तौर के ऊपर वहाँ पे जो खौफ का राज है इस टाइम क्वेटा शहर के अंदर तक जो है, जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, वो ये कहते हैं कि जो सेटलर्स हैं जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों, सराइकी हों, वो उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ और वो बेच के यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ दोबारा पंजाब में या सिंध में। और ये एक दहशतगर्दी का मैं समझता हूँ कि ये उनका जो एक मकसद है वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। तो इसमें स्टेट की तरफ से जब तक कोई एक भरपूर किस्म का ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ये जो ऑपरेशन है हमने देखा है जो हिरौफ का हवाले से वो कहा जाता है जो BLA की तरफ से, उसमें देखें उनकी तरफ से जो इस दहशतगर्दी के वाक़े में बच्चों से लेकर स्टूडेंट्स से लेकर बड़े बूढ़ों तक 60 साल की उम्र का भी उनकी तरफ से जो है वो दहशतगर्दी के हमले में मुलव्वस था। तो ये एक अगर दहशतगर्द इस हद तक जो है वो मुत्तहिद हैं तो फिर हमारी जो कौम है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मुत्तहिद होकर इकट्ठे। एक और बड़ा खौफनाक रुझान जो अभी हमने रीसेंट कार्रवाई में देखा, ख़वातीन, ना सिर्फ हमने वीडियोस देखी बल्कि हमें हुकूमत ने बताया कि हुकूमती नुमाइंदों ने कि ख़वातीन की बड़ी तादाद 60 साल के बूढ़े थे, एग्जैक्टली अलहदगी पसंद तंजीमों को ज्वाइन करी हैं, इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते, बड़े तशवीशनाक। बिफोर वी वाइंड अप, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी तरफ मैं वापस आना चाहती हूँ। एक छोटा सा कन्फ्यूजन है। कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से ऐलान किया गया कि
जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या ग्रोह हैं, अगर उनको कोई भी फ़र्द भटक गया है और वो चाहे कि वापस कौमी धारे में शामिल हो जाए तो उसके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि रियासत की सख्त पॉलिसी है और उसकी एक मैनिफेस्टेशन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इदारों को भी अप्रोच किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा हमारे लिए क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या इसमें मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है या हम क्लियर हैं? ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है पाकिस्तान को? दूसरा, अफ़गानिस्तान वाला वो सवाल भी आपसे रह गया था कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी का गढ़ बन रहा है, जिसके अपेरेंटली पाकिस्तान सबूत भी सामने रख रहा है, पर दूसरी तरफ हम उनको इकनॉमिकली अपने साथ भी इंगेज करना चाहते हैं। सैंक्शंस का भी मामला है जो हम उठा रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है इसके अंदर। देखिए, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कंफ्यूजन है। देखिए, आपने मल्टीपल लेवल पे चीजें चल रही होती हैं। जब अमेरिकन तालिबान के साथ डायलॉग कर रहे थे तो उनका कतर का ऑफिस भी खुला हुआ था। तो सवाल ये नहीं है कि आज अगर अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान ने ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए, पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, कि हम ईरान के साथ बात करें, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, अकाउंटेबल ठहराएं और उन्हें कहें कि हमारे साथ इंगेज करें। एक बात। दूसरा, सीपैक की आपने बात की, तो क्यों ना किया जाए? नेबरिंग कंट्री था, हमने तो अगले दिन तक बॉर्डर भी खोला हुआ था, ट्रेड भी हो रही थी। तो मतलब वो उनके ऊपर सैंक्शंस थी। देखिए, वो जब दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो उनको सैंक्शंस हटानी पड़ती हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन आप उनके साथ काम भी करते हैं। चाइना ने उनके एम्बेसडर को रिसीव किया, अगले दिन रशिया ने उनके एम्बेसडर को रिसीव किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि यहाँ पे जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो बाकी मुल्क नहीं कर रहे। बाकी लोग हमारी आवाज में आवाज बुलंद करके अफगान तालिबान को, वहां पे वो जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। मैंने उसकी मिसालें भी दी हैं। दूसरी, आपने ये जो बात की बलूचिस्तान के हवाले से कि हम वहां पे कोशिशें कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, देखिए वो तो एक जारी बात है। एक दहशतगर्द जमात है, उसको अगर अमेरिका ने आज अमेरिका के जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया ऑफिस है उसने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, उसने भी आज उसकी कहा है कि बीएलए दहशतगर्द जमात है। और मैं कह रहा हूं कि अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल जा रहे हैं तो दैट्स अगेन अ गुड इनिशिएटिव और उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी रही बात जो लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसमें यंग भी हैं, लड़कियां भी हैं। देखिए, ये एक चैलेंज है और ये कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, 500, 1000, 2000, 4000 लोगों की। अगर फॉर एग्जांपल इफ दे आर देयर तो इट मींस कि स्टेट सरेंडर तो नहीं कर सकती ना। और उनकी डिमांड बड़ी क्लियर है। उनकी डिमांड ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को नहीं मानते। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको ये निज़ाम पसंद नहीं है, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करें, आप इलेक्शन लड़ें, आप पावर में आए और निजाम को बदलें। ये नहीं हो सकता कि आप बंदूक उठाएं और आप रियासत पे हमला कर दें और कहें कि हम बंदूक के जोर पे तब्दीली लेके आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जरा वाज़ेह कीजिएगा, आपने दरमियान में ये भी बताया कि कोई टेक्निकल होल्ड लगाया मुख्तलिफ ममालिक ने जब पिछली दफा पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो वो किन वजूहात की क्या टेक्निकलिटीज थी जिसके ऊपर रुका था मामला? देखिए, वो टेक्निकलिटीज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है समटाइम्स कि हमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, मजीद चाहिए कि उनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने ये मेरा ख्याल है कहा होगा कि इनका ताल्लुक अलकायदा से भी है, बिकॉज लार्जली जो 1267 रजीम है वो लिंक है अलकायदा और दाइश बेस्ड सैंक्शंस के हवाले से। तो इस हवाले से कि वो जो बीएलए की क्या कनेक्शंस हैं अलकायदा से या दाइश से, उस हवाले से भी हो सकता है। चीमा साहब ने पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो हम कर ही नहीं रहे। एक अभी हमने एफर्ट की, कितने अरसे बात की हमने एपेक्स कमेटी वाली, बलूचिस्तान में तो हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है जहां हम टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और बड़ी भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो इट ऑलवेज लीड टू पॉलिटिकल सेटलमेंट। पॉलिटिकल सेटलमेंट क्या हो सकता है कि आप उन फोर्सेस को, उन सियासी क़ुव्वतों को इन्वॉल्व करें जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रह के बात करती हैं, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने हमेशा से हुकूमतों को और रियासत को ये मशवरे दिए हैं कि चीज़ों का सियासी हल की तरफ जाएं, उसमें उनको इंगेज करें। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आती है इसमें वो पॉलिटिकल फोर्सेस बिल्कुल खामोश नज़र आती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमने केपी में एपेक्स कमेटी का इजलास किया, उसी तरह बलूचिस्तान में भी इसकी ज़रूरत है। एपेक्स कमेटी का इजलास होना चाहिए। ठीक है।